तो आज से हम इस अपने चैनल के माध्यम से पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। आप पढ़िए, लास्ट तक बने रहिए, देखिए वीडियो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और ये पॉलिटी हर एक एग्ज़ाम के लिए, बिहार के हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, यहाँ से हर परीक्षा में आता है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा पॉलिटी ख़त्म करेंगे। आप बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर रहता है। तो आप बने रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा सब चीज़। इसमें मुख्य है इस चैप्टर में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का है एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का, चार्टर एक्ट 1833 का और चार्टर एक्ट 1853 का। ये जो है कब जो संविधान में संशोधन हुआ है, संविधान बनने से पहले जो हुआ था, अधिनियम आया था, वही सब इस फर्स्ट चैप्टर में दिया। और इधर देखते हैं ब्रिटिश ताज क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक चला था, तो उसी का भी इसमें दिया हुआ है। तो इसमें ब्रिटिश ताज में शासन में पढ़ेंगे भारत का शासन अधिनियम 1858 का है, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस चैप्टर में मुख्य बात ये चीज़ है जो कि यहाँ से जितना चीज़ हम बोले ये यहाँ से एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी का शासन जो कि चला था 1773 से लेकर 1758 तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका शासन चला था। तो पहले हम देखते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास दिया हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो भारत का संवैधानिक इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर प्राप्त किया था। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एक एकाधिकार दे दिया गया। इसका कहना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको शासन करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया गया था। यानी सिंगल कंपनी ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आके व्यापार कर सकता है 15 साल के लिए। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर के अकॉर्डिंग 15 साल की अवधि के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था, जिसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियाँ और विशेष अधिकार निर्धारित थी। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने मई 1609 में एक नवीन चार्टर आदेश पत्र के माध्यम से कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तृत कर दिया गया। यानी इसका कहना है कि आगे चलकर ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में एक नवीन चार्ट यानी नया चार्ट बना आदेश पत्र के माध्यम से। उस चार्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तृत कर दिया। यानी कि उसका कहना था, सम्राट जेम्स प्रथम का कहना था 1609 ईस्वी से जो नवीन चार्ट बना था उसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के व्यापार को बढ़ाकर आजीवन काल के लिए, यानी अनिश्चित काल के लिए जिसका कोई अंत नहीं है, उतना दिन के लिए उसको व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। और फिर 1771 के अंत तक कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था वो 1771 के अंत तक में कंपनी बंगाल की शासन पूर्णतः, यानी बंगाल का जो सत्ता था वो पूर्णतः अपने नियंत्रण में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कर लिया था, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित किया, जो कि इस प्रकार, यानी कि पहला ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद ने अपने नियंत्रण में लाने के लिए संशोधन करना शुरू कर दिया। तो उस कंपनी का पहला शासन, कंपनी का पहले देखिए शासन चला था 1773 से 1858 तक, और कंपनी को
अपने ब्रिटिश संसद अपने अधिकार में नियंत्रण में लाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस एक्ट को तत्कालीन जो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नाथ द्वारा गुप्त समिति का गठन किया गया। इसी के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यह जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को भारत में नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अपने शासन में ला सके, नियंत्रित कर सके। ये पहला अधिनियम लाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी गई। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रशासनिक मामलों को भी देख सकता है और राजनीतिक मामलों को भी देख सकता है। उसको मान्यता मिल गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन यानी केंद्र में प्रशासन की नींव रखी गई। भारत के केंद्र में प्रशासन की नींव रखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के अधिनियम में कुछ प्रावधान भी किया गया था। तो इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। पहला प्रावधान था कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर, यानी कि पहले जो गवर्नर का नाम था बंगाल के गवर्नर था और उस पदनाम को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो उसमें आपको मारना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए यानी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते, यानी एकजुट होकर रूप से करते थे। वारेन हेस्टिंग को इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। तथा फिलिप फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मॉनसन एवं बरवेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कि 4 सदस्यीय कार्यकारी बनाया गया था गवर्नर की सहायता के लिए, तथा उसकी सहायता के लिए यानी गवर्नर जो बनना था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी बनाया गया था। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको जो है कि तब समझ में आएगा। बंगाल का जो गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसमें कि वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया था तथा फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एवं बरवेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित यानी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया था। तो फिलिप हो गया, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एवं बरवेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया था। इसको चुना गया था 4 सदस्यीय नाम में। 1773 के अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। यानी मद्रास और एवं बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को जवाब देने के लिए अधीन हो गया था, कुछ ऐसा ही इसमें कहा गया। जबकि पहले ये सभी प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थे। यानी पहले बंगाल के गवर्नर अलग थे, यानी अपने लिए स्वतंत्र थे। मद्रास के लिए मद्रास का गवर्नर अपने स्वतंत्र थे, बम्बई के गवर्नर बम्बई के लिए अपने स्वतंत्र थे। लेकिन बाद 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट नियम आया तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए अधीन कर दिया गया मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को। इस अधिनियम के अधीन 1774 में ईस्वी में
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। यानी 1774 ईस्वी में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था कोलकाता में, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था। सर एलिजाबेथ इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लीमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ 1774 ईस्वी में कोलकाता में, उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। 1773 के अधिनियम में, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारी को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कि 1773 के अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारी को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था, इस अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी बिना लाइसेंस का व्यापार नहीं कर सकते थे भारत में। और इस अधिनियम के तहत भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत, यानी कि जो भी लेता है, जैसे सरकारी कर्मचारी सब लेता है एक उपहार के रूप में, रिश्वत के रूप में कि आपका ये कम कर देंगे, वैसा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण शक्ति हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को नियंत्रण सरकार हो गया, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक, यानी भारत में जो भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो भी कुछ करता था काम या जानकारी जुटाता था, वो जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने के लिए आवश्यक कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना तथा, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का समीकलन नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था। यानी ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का समीकलन नहीं किया गया था इसमें। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है, प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। तो आज हम 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट सिर्फ पढ़ेंगे, और आपको आगे इस चैप्टर में पहले चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव करेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी एनालिसिस करेंगे और सब्जेक्टिव भी पूरी अच्छी तरह से, जैसे अभी समझ में आया होगा वैसे भी आगे समझ में आएगा। तो अगले दिन हम करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी 1781 का सेटलमेंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ही सेटलमेंट करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपसे जुड़ सकें अधिक से अधिक भाई के पास। तो आप सपोर्ट कीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर कीजिएगा।